स्टूडेंट आज हम लोग जो है वो अपने ओ लेवल मॉड्यूल 1 की पहला सेशन जो है उसकी शुरुआत करेंगे। और उसका पहला सेशन जो है वो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से हम अपना आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज हम जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर का परिचय पहले करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और वो किस काम को करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए कंप्यूटर हम क्या है कंप्यूटर। देखिए पहले कंप्यूटर को समझें कि कंप्यूटर क्या काम करता है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। कंप्यूटर जो है, देखिए कंप्यूटर की स्पेलिंग से हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर का जो शब्द है कंप्यूटर, वो COMPUTER कंप्यूटर। तो अगर हम डिक्शनरी में जा करके देखें कि कंप्यूटर शब्द का आखिर मायने क्या होता है और ये किससे बना है, तो मुख्य रूप से कंप्यूटर शब्द जो है वो अंग्रेजी के COMPUTE कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द जो है वो अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे मतलब, तो वो मतलब होता है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करना, कैलकुलेट। जैसे हम किसी से कहते हैं ना कि भाई जरा बताइए इसको आंके या कैलकुलेट करके बताइए कितना हुआ। तो कंप्यूटर शब्द जो है वो अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। अगर मैं हिंदी में सही सही कहूं, तो अगर आप किसी चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा भाई जरा 10 और 10 को जोड़ करके बताइए, तो आपने कहा साहब 20 है। तो इसके लिए क्या करना पड़ा आपको? आपने जोड़ घटा गुणा भाग किया कुछ, तो आपने जोड़ा 10 + 10 क्या होता है? 20 होता है। तो ये 20 जो कार्य मैंने किया, ये काम कहलाता है कैलकुलेट करना। तो मुख्य रूप से अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से बात करें तो डिक्शनरी ये कहती है कि कंप्यूटर का मतलब होता है किसी चीज को कैलकुलेट करना, यानी कंप्यूट करना, कैलकुलेशन करना। और कैलकुलेशंस, अब अगला सवाल मन में उठता है कि अगर कैलकुलेट करता है कंप्यूटर तो क्या कैलकुलेशंस भी अलग अलग तरह की होती है हमारी लाइफ में? यस बिल्कुल, कैलकुलेशंस भी हमारी अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस हम करते हैं, और वो सारी की सारी हम कंप्यूटर से करवा सकते हैं। तो जैसे पहली कैलकुलेशन, हम प्रकार देख लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे हमने कहा हमारे पास एक प्रकार कैलकुलेशन करने का है अर्थमेटिकल, तो हमने कहा अर्थमेटिक कैलकुलेशन करेंगे हम। जैसे अर्थमेटिक हमने लिखा, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। कौन सी कैलकुलेशन? पहली कैलकुलेशन जो जोड़ करना, घटाना, गुणा करना। गुणा करने के लिए कंप्यूटर में ये निशान लगता है, भाग देने के लिए ये वाला निशान लगता है, ठीक है। प्रतिशत निकालना, ये सारे काम क्या कहलाते हैं? ये सारे काम हमारे अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस कहलाते हैं। अगर हम बैंक में जाते हैं तो वहां पे मेरे कंप्यूटर लगे हैं, तो वो क्या करते हैं? जोड़ घटा गुणा भाग कर रहे हैं, अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो कंप्यूटिंग करने का मतलब कैलकुलेट करना। तो पहली कैलकुलेशन जो कंप्यूटर करता है वो अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं, जोड़ घटा गुणा भाग। आप बिलिंग कराते हैं, वहां कैलकुलेशंस हो रही हैं अर्थमेटिकल। आप जो है बैंक जाते हैं, वहां पे कैलकुलेशन, और एक छोटी दुकान पे जाते हैं, वहां पे आप बिलिंग कराते हैं, तो कैलकुलेशन कराते हैं। ये कैसी कैलकुलेशंस हैं? ये अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस है। तो पहली सीरीज की कैलकुलेशन हो गई अर्थमेटिकल। कंप्यूटर अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। दूसरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिर्फ ये एक ही तरह की कैलकुलेशन करता है? नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेशन की बात करते हैं हम। देखिए एक कैलकुलेशन, यही कंप्यूटर जो आपने अपने घर में लगाया है या दुकान पे मौजूद है, किसी शॉप में बिलिंग करने का काम कर रहा है, यही कंप्यूटर जो है वो साइंटिफिक कामों को करने के लिए, साइंटिफिक एंड रिसर्च के कामों को करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की कैलकुलेशन हमारी किस कैटेगरी के अंदर आती हैं? साइंटिफिक कैलकुलेशन। जैसे ये इसरो में इस्तेमाल हो रहा होगा, या DRDO में कोई वैज्ञानिक जो है इसी कंप्यूटर को इस्तेमाल करके, इन्हीं कंप्यूटर को इस्तेमाल करके कोई मिसाइल बना रहा होगा,
या किसी टेक्नोलॉजी में कोई खास तरह की मेडिसिन की रिसर्च करने में इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई दवाइयों को बनाने के लिए उनके ऊपर रिसर्च कर रहा होगा, किसी बीमारी के ऊपर रिसर्च कर रहा होगा। तो न सिर्फ हम इससे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कराने का काम कर रहे हैं, बल्कि यही कंप्यूटर को किसी रिसर्च लैब में साइंटिस्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे और उनसे वो साइंटिफिक कैलकुलेशन, जिनको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, R&D, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित काम किए जाते हैं, साइंस जो साइंसदान यानी साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के लिए उनको कुछ डेटा होता है उनका, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, और कंप्यूटर पे वो काम करके उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो इन्हीं कंप्यूटरों से आप एक अर्थमेटिकल काम करा लेते हैं और दूसरा साइंटिफिक कैलकुलेशन करा लेते हैं। तीसरी कैलकुलेशन है, अब समझिए कि मान लीजिए एक वीडियो गेम प्रोग्रामर है और उसको एक वीडियो गेम बनाना है। वीडियो गेम जो होती है वो एक तरह का ग्राफिकल कैलकुलेशन होती है, उसमें ग्राफिकल चित्र होते हैं और ग्राफिकल कैरेक्टर्स को, उसमें ग्राफिक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ग्राफिक के जरिए ग्राफिकल कैलकुलेशन कराई जाती है, जिससे चित्र से आप एक गेम तैयार करते हैं और वो गेम जो है फिर लोग उसको खेलते हैं और पसंद करते हैं और उसके यूजर्स बढ़ते हैं जितना ज्यादा ग्राफिकल होगा। तो ग्राफिकल कैलकुलेशंस जिससे, जैसे कि वीडियो गेम्स बनाने की काम, तो वीडियो गेम प्रोग्रामर इन्हीं कंप्यूटर को जिससे आपने साइंटिफिक कैलकुलेशन करा या अर्थमेटिकल, इसको एक ग्राफिकल कैलकुलेशन करने के लिए और वीडियो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह हमारे पास और भी कैटेगरी की कैलकुलेशंस है। हमने कहा भाई इसी कंप्यूटर को हमने मल्टीमीडिया यानी ऑडियो वीडियो पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए इस्तेमाल कर लिया, यानी इसी पे ही हम गाने भी चला लेंगे और ये कैलकुलेशंस या इस तरह के डेटा को हैंडल करना, इस तरह के डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करना, कोई वीडियो एडिटिंग करना, इस तरह की कोई पिक्चर है, मूवी है, उसमें से कुछ चीजें काट करके निकालना, उसमें कुछ चीजें एडिट करना, दे ऑल आर कॉल्ड मल्टीमीडिया। ऑडियो वीडियो से संबंधित गाना, उसमें गाने को काट करके किसी के में कोई दूसरे की गाने की डबिंग करना, इस तरह के काम जो है ये मल्टीमीडिया से रिलेटेड काम है। इस तरह की कैलकुलेशन, फिल्में देखना, फिल्मों की एडिटिंग करना, ये भी काम हम इसी कंप्यूटर से कराते हैं। तो आपने आखिर कंप्यूटर इतना पॉपुलर क्यों है? तो पहली खासियत ये हो गई कंप्यूटर की कि वो कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उनसे आप एक साथ बहुत तरह की कैलकुलेशंस यहाँ पे करवा सकते हैं। जब चाहे तब आप उनको अर्थमेटिकल कामों पे लगा सकते हैं, जब चाहे तब आप उनको, उन्हीं कंप्यूटरों को, कोई हमें उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं से हम साइंटिफिक कैलकुलेशन यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम करा रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो लगे हुए हैं इसरो में या DRDO में, वो भी इन्हीं कंप्यूटरों के जरिए अपने मॉडल तैयार करते हैं, उसकी इंजीनियरिंग करते हैं, उसको बनाते हैं। गाड़ियों के मॉडल जो ऑटोकैड के इंजीनियर्स वगैरह बना रहे हैं, तो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के कैलकुलेशंस को करने के लिए भी यही कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। ग्राफिक वीडियो गेमिंग का एक कोई प्रोग्रामर है, वो भी यही कंप्यूटरों को इस्तेमाल कर रहा है, इन्हीं कंप्यूटर के जरिए वो वीडियो गेम्स बना रहा है, खेल रहा है, देख रहा है। तो उस वक्त कंप्यूटर ग्राफिकल कैलकुलेशन यानी चित्रों के ऊपर काम करता है, चित्रों को कैलकुलेट करता है, और मल्टीमीडिया यानी ऑडियो वीडियो के कामों को करने के लिए भी उसी कंप्यूटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने कंप्यूटर तो एक खरीदा है, लेकिन उससे कैलकुलेशन जो है वो हम कई तरह की कराते हैं। तो पहली विशेषता तो कंप्यूटर की हो गई कि इसको हम कंप्यूटिंग यानी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और कई तरह की कैलकुलेशन एक ही कंप्यूटर से करवा लेते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी है, यानी आदमी एक और काम वो अलग अलग तरह के कर ले। पहली विशेषता मल्टीपल कैलकुलेशन करने की क्षमता होना कंप्यूटर के अंदर। अब आती है कंप्यूटर की और क्या खासियत है और इससे और क्या क्या काम किया जा सकता है। देखिए, कंप्यूटर जब काम करता है तो दूसरी खासियत उसकी होती है कि स्पीड होती है उसके अंदर। हमने कंप्यूटर खरीदा है तो हमको पता ही है, इंसान ने मशीनें बनाई हैं, तो मशीन किस लिए बनाई? तेज काम करने के लिए। तो आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से ये कैलकुलेशंस को करता है जो भी काम। अब देखिए, इतने तरह के काम है, इतने तरह के काम मैं अगर इससे करवाऊंगा तो ये हर काम को जो है वो बहुत तेजी से करेगा। इसकी रफ्तार जो है मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड्स में होती है। जो सुपर कंप्यूटर हमारे पास है, जो सबसे तेज चलते हैं दुनिया में, वो नैनो सेकेंड्स में काम करते हैं। ये मिली सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स में काम करते हैं। मिली सेकेंड मीन्स 10 की पावर -3 सेकेंड, 10 की पावर -3 सेकेंड्स।
ये हो गया हमारा मिली सेकेंड। मिली सेकेंड मतलब जो सेकेंड के 1000वें हिस्से में आपका काम कर दे, तो मिली सेकेंड। नैनो सेकेंड 10⁻⁹, 10⁻⁹ सेकेंड जो है आपका नैनो सेकेंड हो गया। तो इतनी रफ्तार होती है कि आप सवाल सोच नहीं पाएंगे और ये जवाब आपको लेकर के दे देगा। तीसरी खासियत कंप्यूटर की है कि भाई कंप्यूटर हम लोग क्यों यूज करते हैं। तीसरी विशेषता है एक्यूरेसी। मशीन से जब हम सारे काम अपने कंप्यूटर से करवा रहे हैं तो हमको ये बात का यकीन रहता है कि कंप्यूटर से कोई भी काम, जो भी काम आप कंप्यूटर से करवाते हैं वो कभी भी गलत जवाब नहीं देता। तो इसीलिए तो काम कंप्यूटर से करवाते हैं हम अपनी जो भी डिफिकल्टी मैथमेटिकल और ये आंकड़ों से संबंधित डेटा होता है उसको कैलकुलेट, ज्यादा बल्क मात्रा में डेटा रहता है तो इंसानों से गलती हो सकती है, तो हम इस मशीन को रखते हैं और उनसे कंप्यूटिंग करवा लेते हैं, कैलकुलेशन करा लेते हैं, तो हमारी एक्यूरेसी, हमको पता है कंप्यूटर से जवाब आया है तो 100% सही है। तो मशीनों से गलतियां लगभग ना के बराबर होती हैं, तो एक्यूरेसी रखना। चौथी जो खासियत है मशीन की सबसे बड़ी, वो है स्टोरेज। देखिए आपने काम करवाया, कई तरह के काम करवाए, काम कराने के बाद आपने स्पीड में काम करवाया। देखिए एक ही कंप्यूटर है, कई काम करवाए आपने, स्पीड में करवाए, एक्यूरेट कराए, और उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उस डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये डेटा स्टोर कर सकता है। तो आपने काम कराने के बाद उसके लिए आपको अलग से कोई कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है, इसी के ही अंदर ये डेटा स्टोर कर लेगा। और डेटा स्टोर किस फॉर्मेट में करता है, ये डिजिटल फॉर्मेट में। तो डिजिटल फॉर्मेट में डिजिटल डेटा स्टोर करता है। डिजिटल डिजिटल मतलब जानकारी को जो आंकड़े में बदल लेता है, संख्या में बदल लेता है, और जो संख्या इस्तेमाल की जाती है वो संख्या होती है 0 and 1, इसी को कहते हैं डिजिटल। और एक बार अगर कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा आ जाए तो उसको दुनिया के किसी भी दूसरे कोने में, क्योंकि वो डिजिटल होती है, वो किसी भी दूसरे रूप में बदल सकती है। तो कंप्यूटर के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक तो कैलकुलेशन करी, साथ में उसका जो जवाब आया उसको आपने हमेशा के लिए स्टोर भी कर लिया, और वो भी पेपरलेस, कोई पेपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पेपर हम जो लगाते हैं, अगर हम पेपर इस्तेमाल करने लगते हैं तो पोल्यूशन फैलता है, क्योंकि पेपर जो है वो, अगर सारे लोग अपने कामों को करने के लिए, कैलकुलेशंस को करने के लिए पेपर इस्तेमाल करें तो हमारे पेपर का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। और पेपर जो है वो पेड़ काटने से बनते हैं, तो आपको पेड़ ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और पेड़ का कागज का कंजम्पशन ज्यादा होगा, सारा काम कागज पे करेंगे तो पेड़ ज्यादा चाहिए होंगे, और पेड़ काटेंगे आप तो पोल्यूशन फैलेगा। फैक्ट्री बनेंगी तो पेपर के लिए, तो उससे भी पोल्यूशन फैलेगा, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो सरकार, गवर्नमेंट ये चाहती है, चाहे पूरे देश की, पूरे पूरे वर्ल्ड के लोग जो है साइंसदान और पूरे, वो ये चाहते हैं कि पेपर वर्क कम से कम किया जाए। तो सारा पेपर वर्क कम करने से हमको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जानकारियों को पेपर पे नहीं बल्कि डिजिटल फॉर्मेट में, 0 1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। और अगर उसको डिजिटल फॉर्मेट में बदल दिया गया है तो जानकारियों को कहीं से भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के जरिए किसी भी जगह पे स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहे तब उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कागज पे। ये गुण होने की वजह से कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। कंप्यूटर का यही बड़ा गुण है, यही वजह है, आप कहीं पे भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, वहां पे कंप्यूटर लगा होगा और कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा होगा, कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे, और धीरे धीरे कंप्यूटर की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। और आज आप देखिए चारों तरफ 21st सेंचुरी में हर काम कंप्यूटर क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तेज से काम करता है और बहुत सारे कामों को कर लेता है, सारे साथ सारे कामों को एक्यूरेटली 100% एक्यूरेसी के साथ करता है। और काम करने के बाद वो हर एक डेटा को, जो भी चाहेंगे आप उस डेटा को, चाहे वो एबीसीडी फॉर्मेट में हो, टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, नंबर के फॉर्मेट में वो डेटा हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, चाहे वो ऑडियो का डेटा हो, उसको आप अपने कंप्यूटर में उठा के स्टोर कर सकते हैं। और अगर वो एक बार स्टोर हो जाएगा तो हमें पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। तो पेपरलेस स्टोरेज, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो पेपरलेस स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर के अंदर होता है। इस वजह से कंप्यूटर जो है वो पॉपुलर है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारी अर्थमेटिकल, लॉजिकल, साइंटिफिक, ग्राफिकल, इस तरह की कैलकुलेशंस को करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं, अपनी स्लाइड में पहुंचते हैं
और स्लाइड में पहुंच के हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। जैसा कि आप यहाँ डेफिनेशन में देख रहे हैं कि कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एंड इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसा कि अभी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन किया, एक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम बना करके मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटिंग करता है, अलग अलग तरह की कंप्यूटिंग्स को करता है, और उसको इंसान जो है अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, अर्थमेटिकल जटिल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो कंप्यूटर को हम अपनी प्रॉब्लम्स दे देते हैं, और वो प्रॉब्लम चाहे छोटी हो, बड़ी हो, किसी भी तरह की हो, साइंटिफिक हो, अर्थमेटिकल हो, इनको वो बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी जो है वो करके देता है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन मशीनों को कहते हैं जिनके अंदर जो है, जिनका सर्किट जब बनता है तो उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होने की वजह से इस तरह के इक्विपमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। दो ही तरह के इक्विपमेंट होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी उपकरण होते हैं उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, जिसको लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं चिप लगा होता है, चिप लगा होता है। तो वो जो माइक्रोचिप या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होने की वजह से इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। इसमें जो है वो इसके इक्विपमेंट को चलने के लिए हमको डीसी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, एसी वोल्टेज पे नहीं चलता। कंप्यूटर के अंदर जो वोल्टेज हम देते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट करंट में। अब आते हैं अगला स्लाइड में, अगला टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। अगर हमने कंप्यूटर लगाया तो इसमें काम क्या ये करता है, किस तरह के कामों को, बेसिक काम क्या है इसका, बेसिक फंक्शनिंग कैसे करते हैं। इसमें 4 मुख्य बेसिक फंक्शनिंग होती है: इनपुट करना, प्रोसेस करना, आउटपुट करना और स्टोर करना। देखिए, अगर आपको ये कंप्यूटर चलाना है, ये मशीन कोई भी चलानी है, सबसे पहले उसको कमांड देना पड़ेगा, अपने आप वो मशीन नहीं चलेगी। तो पहला काम है आपको कंप्यूटर, जैसे कि हम यहाँ चित्र पे देख रहे हैं, आपको भी साफ साफ स्लाइड में दिख रहा है कि कंप्यूटर ये है। तो पहले आप इसको कमांड दीजिए, तब कमांड देना कहलाता है इनपुट करना कंप्यूटर में। तो पहला मुख्य काम हो गया कंप्यूटर में इनपुट करना। कोई भी डेटा या कमांड्स आप यूजर के द्वारा कंप्यूटर में जो जाता है उसको इनपुट नाम दिया गया, इनपुट संज्ञा से उसको पुकारा जाता है। प्रोसेसिंग करना कहते हैं। क्या होता है, जब आपका डेटा आप कंप्यूटर में देंगे तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, उसका जो प्रोसेसर होता है, जिसको हम उसका दिमाग कहते हैं, ये समझेगा कि आप क्या काम करवाना चाहते हैं और उस ऑपरेशन को करेगा। इस काम को कहते हैं प्रोसेसिंग करना। तो पहले मेरे द्वारा दिए गए कमांड ये समझता है और उस कामों को करने की कोशिश करता है, उन कामों को करता है। अगर वो पता होते हैं उसको उन कामों को करना, तो वो प्रोसेस करने लगता है, यानी कैलकुलेशन करने का काम करता है। तो प्रोसेसिंग करना हो गया दूसरा काम। तीसरा काम है आउटपुटिंग। जब ये उन कैलकुलेशंस को कर लेगा तो उसका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे आपको दिखाएगा, आउटपुट। तो आउटपुट रिजल्ट बनाता है। और चौथा मुख्य काम जो कंप्यूटर करते हैं वो है स्टोरिंग करने के काम, यानी डेटा को कैलकुलेट करने के बाद आपको लगा कि उस डेटा को, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आपने उसको स्टोर कर लिया। तो मुख्य रूप से 4 मुख्य ऑपरेशन किसी भी कंप्यूटर में होते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरिंग करना। जैसा कि यहां आप देख रहे हैं कि जब आप इनपुट करेंगे तो ये प्रोसेस करना शुरू करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट करेगा डेटा को। साथ में आप इसमें जो भी डेटा आ रहा है उसको आप, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको आप सेव भी करके फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स माने होता है विशेषताएं, क्या खासियत है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर की खासियत चलिए समझते हैं कि क्या है कंप्यूटर की खासियत। पहली खासियत, जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको जो डायग्राम्स ड्रॉ किया था आपको पेंट में, उसमें आपको दिखाया था कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। तो स्पीड एक सबसे बड़ी विशेषता है कंप्यूटर की। कंप्यूटर मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड में काम करता है। तो पहली विशेषता हो गई स्पीड ही होना। कंप्यूटर इज स्पीडी, इट वर्क्स इन नैनो सेकेंड्स तक में काम कर लेता है। क्योंकि आज हमारे पास 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, और सुपर कंप्यूटर की रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा होती है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर के अंदर 100% एक्यूरेट रिजल्ट देने की क्षमता होती है। जो भी काम आप इससे करवाओगे वो काम ये 100% एक्यूरेटली करेगा। डिलीजेंट होना कंप्यूटर की तीसरी विशेषता है हार्ड वर्किंग होना। देखिए, कंप्यूटर जो है वो बहुत लेबोरियस होता है। इसको जो भी काम दिया जाएगा, अगर मैं इससे कोई काम करवाऊंगा और वो काम ये करेगा, तो उस काम को
ये पूरी मेहनत के साथ उस काम को करेगा। ऐसा नहीं होगा, इंसानों के जैसा नहीं है कंप्यूटर कि कोई काम इसको दिया जाए तो वो चुपचाप बैठ करके आराम करे, नहीं, इज वेरी डिलीजेंट, तुरंत उस काम को करने लग जाएगा। वेरी लेबोरियस, वेरी हार्ड वर्किंग। इसको 24 घंटे काम करा लीजिए, इससे कभी ये नहीं कहेगा मैं थक गया हूं। इमोशनलेस, चौथा गुण है इमोशंस का ना होना। देखिए इमोशन का ना होना क्यों? क्योंकि ये सजीव प्राणी नहीं है, इट इज नॉट एन एनिमेट ऑब्जेक्ट, इट्स इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, लिविंग बींग्स नहीं है, तो इसका ह्यूमन लाइफ का कोई इमोशन इसके अंदर है ही नहीं, जीवन के कोई लक्षण नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर इंसानी इमोशंस भी नहीं है। देखिए इंसान जो है जब इमोशनल होता है तो वो गलतियां कर देता है। आप घर में कोई लड़ाई करके आए, कोई परेशानी है आपको, आप उसी में बैठे हैं काम करने के लिए, पता लगा आपके दिमाग से वो टेंशन की वजह से डाटा जो है वो स्लिप हो गया आपका, कोई आपकी गलती हो गई, तो ह्यूमन एरर्स की वजह से ऐसी दिक्कत जो है, इमोशन के प्रभाव से इंसान प्रभावित होता है लेकिन मशीनें नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है, इमोशनलेस होना, डिलीजेंट होना, एक्यूरेसी होना मशीन के अंदर, और मशीन की स्पीड। इन वजहों से कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। इसकी इंडस्ट्री में आप चारों तरफ जो ये देखते हैं कि मशीनें क्यों इतनी यूज हो रही हैं, कंप्यूटर क्यों यूज हो रहा है, उसके पीछे का मुख्य कारण ये। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अगला हमारा जो सब टॉपिक है वो है कंप्यूटरों के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि कंप्यूटर के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, जिस तरह की मशीनें बनाई गई कंप्यूटिंग डिवाइस। एक एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं हमारे। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड, 3 प्रकार के कंप्यूटर कह रहा है, 3 प्रकार के होते हैं कंप्यूटर। सबसे पहले बारी आती है एनालॉग कंप्यूटर की। कौन है एनालॉग कंप्यूटर? देखिए एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनसे हम सिग्नल नापते हैं। अक्सर लोगों को जो है, अगर हम किसी व्यक्ति से ये कहें कि क्या आपने कंप्यूटर देखा है, तो कुछ लोगों ने कंप्यूटर की एक इमेज बना करके रखी है। उनको लगता है जो लैपटॉप के जैसा दिखता है या जो डेस्कटॉप पे आप रख करके कंप्यूटर काम करते हैं उसी के जैसे डिवाइस को कंप्यूटर कहा जाता है। नहीं, आज से आपको ये अपने मन में जो छवि, जो पिक्चर इमेज आप लोगों ने कंप्यूटर की बना रखी, वो आपको उसको हटा लेना है। जैसे कि आपने पीछे देखा कि मैंने आपको दिखाया कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना है। तो कंप्यूट शब्द का मतलब तो कैलकुलेट करना होता है, इसका मतलब वो सारे डिवाइस जो कैलकुलेशन करने के काम में पार्टिसिपेशन करते हैं कंप्यूटर की, वो सारे के सारे कंप्यूटिंग डिवाइस कहलाते हैं, यानी वो सब कंप्यूटर है। अब कुछ ऐसे भी डिवाइस हमारे घरों में लगे हैं या हमारे आसपास हैं जो कि कई तरह की कैलकुलेशन को करते हैं, ऐसी कैलकुलेशन जो हमारे आमतौर के कंप्यूटर नहीं करते। जैसे मैं गाड़ी चलाता हूं तो गाड़ी की स्पीड को कैलकुलेट करते रहते हैं कि भाई आप कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, स्पीडोमीटर। गाड़ी चलती है तो गति, यानी आपके गाड़ी चलाने की गति को नापता रहता है। ऐसी चीजें जो है वो कीबोर्ड से इनपुट नहीं की जा सकती कि बैठ करके कोई अंदाजा लगा सके। इस तरह के जो सिग्नल होते हैं इनको एनालॉग डेटा कहते हैं। एनालॉग डेटा ऐसा डेटा होता है जिसको तापमान, करंट, वेट, साउंड, इस तरह का डेटा होता है, और इस डेटा का अंदाजा लगा पाना, कैलकुलेट करने के लिए ही ये बहुत मुश्किल काम होता है किसी व्यक्ति के लिए कि वो बताए कि भाई उसको आप देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। कितना बिजली का तार में करंट कितना दौड़ रहा है ये भी आप नहीं मेजर कर सकते आंखों से देख करके, हाथ से छू करके। तो इसके लिए इस तरह के गैजेट्स बनाए गए हैं जो कि कैलकुलेशन करने में हमारी ह्यूमंस की मदद करते हैं। ये एनालॉग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि एनालॉग डेटा को रीड करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को रीड करते हैं। जैसे साउंड हो गया, वजन हो गए, हमारे करंट हो गए, तापमान हो गए, ये सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। जैसे थर्मामीटर हो गया, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, बोलते हैं सब मुझे बुखार है, तो डॉक्टर जो है आपके जबान के नीचे थर्मामीटर रख देता है, तो पता लग जाता है उसको बुखार क्या है, कितना है। ज्यादा बुखार है तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। आप कहते हैं कि साहब मुझे को जो है वो परेशानी हो रही है, मेरे को जो है वो कुछ जो है प्रेशर, कुछ टेंशन महसूस हो रही है, तो उसका आपका जो है ब्लड प्रेशर नापता है, तो ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन हो गई हमारी। उसी तरह आप गाड़ी चलाते हैं तो स्पीडोमीटर हो गया आपकी स्पीड नापने के लिए। आपके घर में लगा हुआ बिजली का मीटर,
जो कि आपके घर में लगा करके लगाया हुआ है, जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, वो बताता है कि भाई आपने कितना बिजली का कंजम्पशन किया, तो ये आपका जो है बिजली का मीटर। इसके अलावा ये आपका एनालॉग मीटर है, इसको मल्टीमीटर कहते हैं, इसके जरिए आप करंट, वोल्टेज और कई इक्विपमेंट नापते हैं। ये इस तरह के कंप्यूटिंग डिवाइस भी कंप्यूटर कहलाते हैं। आप एक वेइंग मशीन को ले लीजिए, जो आप सब्जी तौलने के लिए रखते हैं, वो भी तो एक प्रकार का कंप्यूटिंग डिवाइस है। आपकी कैलकुलेशन को करके आपके आपके सब्जियों को तौल करके बता रहा है कि सब इतना हुआ, कैलकुलेट करके कि सब 2 किलो आपने आलू रखे हैं उसमें, तो वो भी कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये सारे के सारे कंप्यूटर जो है वो हमारे एनालॉग प्रकार के कंप्यूटर, क्योंकि ये इस तरह के एनालॉग डेटा को नापने के लिए, कंप्यूटिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है कंप्यूटर की डिजिटल कंप्यूटर। देखिए डिजिटल कंप्यूटर नाम क्यों है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को, जानकारी को डिजिटल रूप में रखता है, डिजिटल फॉर्मेट में बदल करके वो इस जानकारी को कन्वर्ट कर लेता है। डिजिट माने क्या होता है? डिजिट माने होता है संख्या। कंप्यूटर के लिए जो संख्या है, जो कंप्यूटर विज्ञान में जो संख्या चुनी गई है, वो कोई 0 से लेकर के 9 तक नहीं है, वो केवल 2 ही है, जिसको कहते हैं 0 1। यानी कंप्यूटर को केवल 0 और 1 समझ में आता है, और इसकी भाषा है 0 1। तो आप जो भी जानकारी, इनका नाम डिजिटल क्यों है? क्योंकि जो भी जानकारी मैं इसको दूंगा, वो चाहे कैसी भी हो, चाहे एबीसीडी हो, चाहे नंबर्स हो, चाहे फोटो हो, पिक्चर्स हो, कुछ भी हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कुछ भी, ये उन जानकारियों को सीधे 0 और 1 यानी डिजिटल रूप में बदलता है, और तब जाकर के उनको प्रोसेस करता है, कैलकुलेट करता है, तब समझता है। और इसी कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कह रहे हैं। मैं भी जिस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, और जिस कंप्यूटर से ये सारा चीजें प्रसारण कर रहा हूँ आपको, या ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सारा का सारा डिजिटल कंप्यूटर है। सब कुछ डिजिटल हो गया अब एनालॉग नहीं होता कुछ भी ट्रांसमिशन, क्योंकि डिजिटल में हमारे पास सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो दो ही प्रकार के सिग्नल होते हैं, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। ये डिजिटल ये जो कंप्यूटर है, ये डिजिटल कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटिंग दूसरा काम करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर दूसरा काम करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे दैनिक कामों को, अर्थमेटिकल, लॉजिकल कामों को करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये अल्फाबेट और डिजिट एक्सेप्ट करते हैं, उनको 0 1 यानी डिजिटल रूप में बदलते हैं और तब प्रोसेस करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्लाइड में लिखा हुआ है कि आपको डिजिटल कंप्यूटर भी दिख रहा है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर, हमारे घरों में रखने वाले कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर, ये 4 तरह के हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। आगे आइए देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। तो हमको एक एक करके इनके बारे में पढ़ना। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनका आकार जो है माइक्रो होता है, यानी छोटा होता है बहुत, और ऑफिस और घर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पीसी हो गए मेरे, पीसी में लैपटॉप, डेस्कटॉप, पॉमटॉप, टैबलेट, पीडीए, स्मार्ट वॉचेस, ये सब हमारी स्मार्ट वॉचेस हैं। ये हमारा टैबलेट है, ये मेरे स्मार्टफोन हो गया, ये मेरा पीडीए हो, ये मेरा जो है वो पॉमटॉप हो गया, ये मेरा पीडीए हो गया, ये मेरा जो है वो डेस्कटॉप हो गया, ये मेरा लैपटॉप हो गया। ये सब क्या है? दे ऑल आर माइक्रो कंप्यूटर। आपका फोन जो है, जो स्मार्टफोन आज आप लेके घूमते हैं, उसके अंदर सारा कुछ कंप्यूटर जैसा ही है। उसके अंदर भी सीपीयू है, उसके अंदर भी रैम है, रोम है, उसके अंदर भी स्टोरेज लगा हुआ है, तो उसमें हम अपना डेटा स्टोर कर लेते हैं। तो दे ऑल आर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, माइक्रो। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। देखिए माइक्रो से यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर यानी वर्गीकरण जो डिजिटल कंप्यूटरों का किया गया है, वो उनके साइज के हिसाब से, उनके आकार के हिसाब से किया गया है। मिनी कंप्यूटर आता है जो कि माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा बड़ा होता है, और मिनी कंप्यूटर जो है वो अब इस्तेमाल में बहुत कम है। कोई अगर रखा होगा तो होगा, अदरवाइज मिनी कंप्यूटर जो है वो लगभग एलिमिनेट हो चुके हैं, मार्केट से हट चुके हैं। मिनी कंप्यूटर जो है उनकी क्षमता जो है वो माइक्रो से ज्यादा होती थी। अब देखिए कंप्यूटर केवल घरों में ही नहीं लगे होते हैं, वो इंडस्ट्री में, बड़ी कंपनियों में भी लगे रहते हैं, और उनके ऊपर इंटरनेट पे लोड भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे लोगों को सर्विस देते हैं। सर्वर बनाए जाते हैं तो वो दूसरों को सर्विस देते हैं, दूसरे कंप्यूटर उससे डेटा एक्सेस करते रहते हैं। तो ऐसे में उन कंप्यूटरों का ताकतवर होना जरूरी है, उन कंप्यूटर के अंदर ज्यादा क्षमता डाली जाती है। तो मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा बड़े, लेकिन सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में फ्लिप स्टार्ट, ES400, DEC, PDP-8, ये कुछ मिनी कंप्यूटर्स हैं।
मिनी कंप्यूटर से ज्यादा बड़े डिजिटल कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम सिस्टम्स कहलाते हैं। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं लार्ज, उनका बैकबोन होती हैं। बड़ी कंपनियों को बड़े कंप्यूटरों की, ताकतवर कंप्यूटरों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो ये मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस, बहुत ही जटिल किस्म की एप्लीकेशंस, यानी जटिल किस्म के कार्यों के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, एप्स होती हैं, उनको रन कराते रहते हैं। जैसे बल्क में डेटा प्रोसेस करना, भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने की जिम्मेदारी हो, जैसे फेसबुक हो गई और गूगल हो गई, अमेजॉन हो गई, इनके कंप्यूटर जो है वो यही वाले कंप्यूटर होते हैं। मेरे कंप्यूटर जैसे नहीं, मेरे कंप्यूटरों से 10,000 गुना, लाखों गुना ज़्यादा तेज चलते हैं ये। सच एस कैसे काम करने के लिए, देखिए इनको इस्तेमाल किया जाता है जैसे जनगणना के कामों को करने के लिए, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्री के और ग्राहकों के जो आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स माने उनकी जो सांख्यिकी आंकड़े हैं, उनको स्टोर करने के लिए, कंज्यूमर के बारे में बहुत तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे अमेजन करता है। अमेजन जो है वो, जो आप अकाउंट खोलते हैं तो आपके द्वारा पूरी जानकारी ले लेता है इससे, और आपको एक आदमी का अमेजन पे तो अकेले एक ही व्यक्ति का अकाउंट थोड़ी ना हो, तो बिलियंस ऑफ लोग, अरबों लोग जो है अपना अकाउंट बना करके रखे हुए हैं, उसमें रोजाना वो कुछ ना कुछ जो है खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, कुछ हटा रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं। कभी उन्होंने जो है कोई ऑर्डर किया, थोड़ी देर बाद उस ऑर्डर को हटाया। तो ये जो लगातार जो है ग्राहकों का डेटा बनता जा रहा है, इसको स्टोर करना। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो होती है, इसमें कंपनी के जो लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी अकाउंटिंग वगैरह होती है, वो रखी जाती है। तो इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की एप्लीकेशंस को रखना। एंड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब पैसे का लेन देन करने वाले जो इंटरनेट के सर्वर्स होते हैं, दे ऑल आर मेड बाय द मेन फ्रेम कंप्यूटर। दे, उनकी जो बैकबोन होती है, बैकबोन मतलब उनका उन जानकारियों को जो रखा जाता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटरों में रखा जाता है। तो मेन फ्रेम सिस्टम बड़ी कंपनियों के लिए हो गए। अब आता है चौथा, जो हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर, वो हमारे सुपर कंप्यूटर कहे जाते हैं। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को हैंडल करते हैं। देखिए सुपर नाम इसका क्यों? सुपर कंप्यूटर से वो काम करवाए जाते हैं जो इंसान की सोच समझ से परे होता है। इंसान उनको नहीं समझ सकता, ना ही कर सकता है, किसी इंसान के बस की बात नहीं होती। इसीलिए उनको सुपर कंप्यूटरों को दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप स्लाइड देख रहे हैं, तो स्लाइड में 2 सुपर कंप्यूटर रखे हैं। एक का नाम त्यानहे 2 है और दूसरा यहाँ पे टाइटन सुपर कंप्यूटर रखा गया है। तो त्यानहे 2 और टाइटन 2 सुपर कंप्यूटर है। त्यानहे 2 चाइनीज सुपर कंप्यूटर, सबसे चाइना का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर, ये वर्ल्ड का नंबर 1 सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद टाइटन भी सुपर कंप्यूटर है हमारे पास। टाइटन सुपर कंप्यूटर जो है अमेरिकन कंप्यूटर है। तो ये क्या काम करते हैं? मौसम की भविष्यवाणी करना, स्पेस के ऑपरेशंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यानी मौसम की जब आप न्यूज देखते हैं तो न्यूज के बाद जो है मौसम की भविष्यवाणी रहती है, फलानी जगह पे बारिश होगी, फलानी जगह पे जो है सूरज जो है वो तापमान इतना रहेगा। ये सब कैसे पता लग जाता है इन लोगों को? कोई इनको जो है कोई इनके कान में थोड़ी बोल करके जाता है, ये सुपर कंप्यूटर के द्वारा ये कैलकुलेशन होती है। आपके जो हमारी धरती है उसके चारों तरफ जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, वो सैटेलाइट जो है वो लगातार पृथ्वी के वातावरण और का लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं और उसकी फोटोग्राफ्स, उसका डेटा नीचे सुपर कंप्यूटर को देते रहते हैं। सुपर कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन होती है मौसम की भविष्यवाणी करने की, उसमें ये डेटा डाला जाता है और तब एक मॉडल निकाला जाता है। सुपर कंप्यूटर एक प्रिडिक्शन करता है, तो यहाँ यहाँ वो बारिश होगी, यहाँ यहाँ ऐसा होगा, यहाँ तूफान आएगा, ये सब। स्पेस के ऑपरेशंस में सुपर कंप्यूटर को यूज किया जाता है। अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट गए हैं उनको कंट्रोल करना, उनसे मैसेजिंग, उनको कनेक्टिविटी करना। इसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी, रक्षा के कार्यों को करना, रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड सीक्रेट एटॉमिक रिसर्च सेंटर, परमाणु अनुसंधान केंद्र में, यहाँ तक कि जहाज के एरोडायनेमिक सिस्टम, जो बड़े जहाज होते हैं उनका एरोडायनेमिक सिस्टम होता है, उनको ऊपर नीचे करने के लिए, उनके पंखों को ऊपर नीचे करने के लिए, उनको ऊपर नीचे उड़ाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए भी सुपर कंप्यूटरों का यूज किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का बड़ा मतलब एप्लीकेशन एरिया बहुत बड़ा है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन इसको साधारण लोगों के कामों को करने के लिए नहीं होता। ये केवल साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के ही कामों को हैंडल करता है सुपर कंप्यूटर। और इसीलिए
सुपर कंप्यूटर की इतनी अहमियत होती। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सुपर कंप्यूटर जो है वो सबके चलाने के लिए नहीं है। सुपर कंप्यूटर को बहुत ही सुरक्षित जगह पे रखा जाता है और गवर्नमेंट और उससे उन गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है वो ऑपरेट करती है सुपर कंप्यूटर को। उसके साइंटिस्ट्स अलग होते हैं और उनको देखभाल करते हैं। हर एक को, हर हरे गहरे आदमी को सुपर कंप्यूटर चलाने के लिए नहीं मिलता कि कोई भी चला जाए और सुपर कंप्यूटर को चलाने लगे, ऐसा नहीं है। उसको चला पाने की भी वैसी कुव्वत होनी चाहिए आदमी की। तो अब यहाँ पे हमने देख रहे हैं, हम हमारे पास सुपर कंप्यूटर जो है वो लगे हुए हैं। तो क्या ऐसा है कि इंडिया के पास भी कोई सुपर कंप्यूटर है? यस, इंडिया के पास भी सुपर कंप्यूटर है। हमारे पास जो है इंडिया ने भी सुपर कंप्यूटर बनाया। वही इंडिया के सुपर कंप्यूटर कौन से, यहाँ पे हम एक बात नोट कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इस तरह की भी जानकारी आ सकती है, हमसे पूछा जा सकता है। तो इंडियन सुपर कंप्यूटर देखिए, इंडियन का जो सुपर कंप्यूटर है परम 8000, इसको परम 8000 ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। तो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम, इसको किसने बनाया था? देखिए जो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था इसको सीडैक ने बनाया था। सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक। सीडैक जो है वो पुणे में है, सीडैक पुणे। इन्होंने सीडैक ने बनाया था, जो कि भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय है सीडैक, और उन्होंने इसको खोजा था। परम 8000 हो गया, उसके बाद परम सीरीज तैयार हुई, परम 10000, परम 10000 प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है, प्रत्यूष। और सबसे तेज चलने वाला है जो सुपर कंप्यूटर इस वक्त का, वो है परम शिवाय। परम शिवाय, इसके अंदर एआई रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस। ये भारत का सुपर कंप्यूटर है परम शिवाय, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इस वक्त का, लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट ये परम शिवाय हमारा सुपर कंप्यूटर। तो हमारे देश के पास भी सुपर कंप्यूटर है और आने वाले समय में ऐसे सुपर कंप्यूटर इंडिया बनाएगा जो कि दुनिया में सबसे तेज चलेंगे। इन लोगों को भी पीछे छोड़ दिया जाएगा। कंप्यूटिंग में हम लोग भी आगे बहुत बढ़ चुके हैं। ये हो गया हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में। ये हमारा पहला मुख्य टॉपिक कि कंप्यूटर क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, इनसे हमने परिचय किया कि भाई कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, मीनिंग क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है और किस कामों को करने के लिए होता है। अगला इसमें हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की जनरेशंस। देखिए कंप्यूटर जब से बने तब से लेकर के आज की तारीख तक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस कंप्यूटर के अंदर बने। कंप्यूटर कोई, जो आज कंप्यूटर आप देखते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप हमारे घरों में, ये ऐसे शुरू में नहीं थे। बहुत सारे चेंजेस कंप्यूटर के अंदर हुए हैं और उन्हीं चेंजेस को हमें इस सेक्शन में पढ़ करके ध्यान भी रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसको ध्यान रखना है कि भाई कंप्यूटर ये अगर शुरू के बने थे तो कैसे होते थे। तो कंप्यूटर जनरेशन, 5 जनरेशन कंप्यूटर की, 5 पीढ़ियां कंप्यूटर की अभी तक आई हैं और हर एक पीढ़ी में कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई परिवर्तन किया गया है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी उसके अंदर ऐड की गई है और उसके अंदर उसको और ज्यादा ताकतवर बनाया है। तो सबसे पहले कंप्यूटर की जनरेशन में सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन का जिक्र आता है। कंप्यूटर जो है काम करने लायक और इस्तेमाल करने लायक जो है वो 1940 से हुए। तो सबसे पहली जनरेशन कंप्यूटर की 1940 से 1956 तक मिलती है। अब 40 का मतलब 39 भी 40 में ही काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया कि भाई सन 1939 तो आप कहें नहीं साहब आपने तो 40 लिखाया था, तो ये जनरेशन उसी के आसपास 2-4 साल इधर उधर लिखी हुई हो सकती है। तो 1940 से 1956 फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। अब फर्स्ट जनरेशन हमको यहाँ ये ध्यान रखना है कि कौन से कंप्यूटर किस समय बने और उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। तो देखिए शुरू के जो कंप्यूटर बने 1940 से 1956 तक, उस वक्त जो डिवाइस होता था, जो कंप्यूटर का सर्किट बनाने में हमको टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का सर्किट बनाने की भी याद रखनी।
तो कंप्यूटर का सर्किट बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल किया जाता था। ये लगता था ये है वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगती थी, और जो मेमोरी होती थी यानी कंप्यूटर का डेटा जो स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, वो मैग्नेटिक ड्रम को यूज किया जाता था। ऐसी दिखती था मैग्नेटिक ड्रम। क्या विशेषताएं होती हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में? फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इसमें क्या क्या फीचर्स थे? वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, अनरिलायबल, ज्यादा भरोसेमंद नहीं होते थे, थोड़ी देर चलेंगे खराब हो जाएंगे, बार बार खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ये वैक्यूम ट्यूब लगी होती। इस वैक्यूम ट्यूब में जब वोल्टेज जाता है इससे बहुत ज्यादा गर्मी निकलती थी, और थोड़ी देर में ये शॉर्ट सर्किट हो जाता था। तो थोड़ी देर कंप्यूटर चलाइए, खराब हो गया, फिर सही किया, फिर खराब हुआ, फिर सही किया, ऐसे ही चलता रहता था। कंप्यूटर को चलाने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी वो थी 01, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते थे, यानी कंप्यूटर चलाइए बट कमांड देने के लिए 01। कंप्यूटर की खुद की भाषा जो है वो 01 है। सीधे कंप्यूटर की भाषा में कमांड दिया जाता था, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता था। कंप्यूटर को चलाने के लिए और कंप्यूटर पे काम करने के लिए कम से कम इंजीनियरिंग की पीएचडी तक लोग डिग्री करके तब कंप्यूटर को के ऊपर हाथ रखने के लिए मिलता था। आज की तारीख में कंप्यूटर जो है वो इतना आसान है कि छोटा बच्चा भी बिना कुछ पढ़े भी उसको ऑपरेट कर लेता है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं भी हो तब भी चला लेता है। लेकिन उस जमाने में कंप्यूटर को चला पाना बहुत बड़े बड़े इंजीनियरों के बस की बात होती थी। कंप्यूटर यूज किया कहाँ हुआ जाता था? फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग। साइंटिफिक यानी साइंस एंड रिसर्च और इंजीनियरिंग के लिए, प्रोग्रामिंग कराने के लिए, उनका प्रोग्राम बनाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम जो बनते थे वो उनको बनाने के लिए केवल कंप्यूटर यूज होता था। आर्मी के साइंस की रिसर्च होती थी। हमारे जनरल घर पे जो लोग हैं, हम जैसे लोग जो कि साधारण होते हैं, घरों में रहते हैं, उनके लिए कंप्यूटर नहीं था। ये इतना आसान नहीं था इस कंप्यूटर पे काम करना, और कॉस्ट जो है वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की कॉस्ट होती थी। बहुत ज्यादा गर्मी निकलती थी, साइज बहुत बड़ा बड़ा होता था, इतना बड़ा बड़ा साइज कि जहां तक नजर जाए वहां तक कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर इतना बड़ा होता था कि कमरे कमरे के बराबर तो जो है उसके जो है बटन वटन होते थे, और बहुत ही उस साइज होता था। नॉन पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा नहीं सकते, और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी उनमें कंज्यूम होती थी। देखिए सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन, कुछ कंप्यूटर हैं यहाँ पे जो उस जनरेशन के थे, जैसे इनियाक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650। ये उस जमाने के कुछ कंप्यूटर थे। इसमें से जो सबसे ऊपर कंप्यूटर लिखा है जिसका नाम है इनियाक, वो वर्ल्ड का पहला डिजिटल कंप्यूटर। देखिए ये है, और इनियाक का फुल फॉर्म मुझे याद रखना होगा यहाँ पे। इनियाक का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इट इज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो कि इस्तेमाल हुआ। देखिए इतना बड़ा है, एक कंप्यूटर है ये केवल, और देखिए कितने बड़े एरिया में है, और वो भी आधा। फोटो में तो एक ही तरफ का एरिया दिख रहा है, पीछे का एरिया कवर ही नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, एक साथ जाने कितने लोग मिलके चलाते थे। तो एक कंप्यूटर में इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, और बार बार ये खराब भी हो जाता था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन का जन्म हुआ, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम आई तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 तक आई। अब देखिए इन कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ये जो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी, ये कुछ ही देर चलने के बाद गर्म हो जाती थी और शॉर्ट सर्किट हो जाती थी। तो ज्यादा गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। और उस वक्त जितने भी इक्विपमेंट बने थे 1940 के जमाने में, उस वक्त जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बड़े गैजेट्स बनते थे वो सारे के सारे वैक्यूम ट्यूब से ही बनाए जाते थे। और वैक्यूम ट्यूब जो है वो जल्दी जल्दी खराब होती थी। वैक्यूम ट्यूब का साइंटिस्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे थे कि कैसे इस वैक्यूम ट्यूब को हटा के कोई नई चीज बनाई जाए जो वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली। और उसी वक्त कुछ साइंसदानों ने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरों ने एक खास तरह का इक्विपमेंट बनाया जिसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया, और उसका नाम था ट्रांजिस्टर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कार्बन और सिलिकॉन से बनता है, और इसने वैक्यूम ट्यूब की जगह पे सर्किट में, कंप्यूटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए ये इस्तेमाल होने लगा, ट्रांजिस्टर। और इसने जो है रेवोल्यूशन, क्रांति पैदा कर दी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, और जिससे सारे डिवाइस के अंदर जहां जहां वैक्यूम ट्यूब लगती थी वहां वहां ये लग गया। वैक्यूम ट्यूब का आकार बहुत बड़ा होता है, उसकी जगह पे छोटे छोटे ये लगने लगे, और कंप्यूटरों का, डिवाइसों का साइज छोटा हो गया, स्मॉलर साइज हो गए। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा कम खाने लगे, फास्टर हो गए। अभी भी साइंटिफिक और कॉमर्शियल कामों को करने के लिए कंप्यूटर, एसी अभी भी जरूरत पड़ती थी। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज, देखिए मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1 को कहते हैं मशीन लैंग्वेज हम लोग। और एक खास तरह की भाषा कंप्यूटर के लिए बनाई गई जिसको असेंबली लैंग्वेज कहते थे। देखिए मशीन लैंग्वेज बहुत ही मुश्किल होती थी,
कंप्यूटर को चलाने के लिए अगर आपका कंप्यूटर जो है वो 0-1 समझता है तो समझिए एक एक कमांड चलाने के लिए कम से कम 10 पन्ने का, एक कमांड 10 पन्ने का कोड लिखना पड़ता था। अब इतने बड़े बड़े कोड यानी कमांड्स कैसे लिखेंगे कोई 0-1 में? तो साइंटिस्ट, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा भाई ये 0-1 तो बहुत मुश्किल है, कंप्यूटर को आसान कैसे किया जाए? तो उन्होंने एक भाषा बनाई, एक भाषा का जन्म हुआ। देखिए, जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी विज्ञान से सॉल्यूशन निकलता है। विज्ञान किस लिए होता है? विज्ञान मुश्किलों को आसान करने का नाम है। तो जब 0-1 लैंग्वेज में परेशानी होने लगी तो इन्हीं लोगों ने एक खास तरह की भाषा बनाई जिसमें 0-1 को अंग्रेजी के शब्दों से रिप्लेस किया गया थोड़े, और इन भाषा का जन्म जब हुआ तो इस भाषा का नाम रखा गया असेंबली लैंग्वेज, जो कंप्यूटर में आज भी ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो कंप्यूटर को चलाना थोड़ा सा आसान हो गया। उस जमाने के कंप्यूटर थे IBM 1620, IBM 7094, ये उनके नंबर थे। IBM 7030, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। इनमें जो मेमोरी लगती थी, ये इस तरह की मेमोरी लगती थी कंप्यूटर के अंदर, जिसको आप आज रैम कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। वो इस तरह की होती थी कंप्यूटर में, इसका नाम मैग्नेटिक कोर मेमोरी होता। देखिए, इतने बड़े कंप्यूटर होते हैं। ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कोई मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर और कीबोर्ड, जिसको आज हम ABCD टाइप करने के लिए कहते हैं, वो नहीं बना था। ऐसा कीबोर्ड होता था। ये एक जो है पंच कार्ड है, ये गत्ते का, कागज की गत्ते का बनता था, और उसमें सब कुछ पंच करके यानी होल करके, उसमें छेद करके इसके कंप्यूटर के अंदर डाला जाता था, इनपुट किया जाता था। कंप्यूटर को चलाने के लिए कमांड पहले सब कुछ इसमें लिख दिए जाते थे। अब 0-1 में कमांड होते थे, वो अंदर जाते थे, वो समझता था, और उसके बाद आउटपुट आपकी भाषा में इस तरह से देता था। तो इनपुट और आउटपुट करने के लिए आपके पास ना मॉनिटर था ना कीबोर्ड था, ऐसे ही इनपुट करिए, ऐसे ही आउटपुट लीजिए। इसका नाम है पंच कार्ड। तो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में यही इस्तेमाल हुआ, इनपुट भी करने के लिए और आउटपुट लेने के लिए भी। नो मॉनिटर, नो कीबोर्ड, इसमें इनपुट कर दिया जाता था, इसमें रख दिया जाता था, और यही एक जो देख रहे हैं इसी के अंदर इसको डाल दिया जाता था, ये समझ जाता था और आउटपुट दे देता था आपको। अब सब बैठ के समझिए, ये आउटपुट आया है, तो अब हम तो समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है। उसके लिए फिर आप बनिए वैज्ञानिक, बड़े इंटेलिजेंट, तो काम मुश्किल हो गया ना कंप्यूटर चलाना। इसीलिए थर्ड जनरेशन 1964 से 1971, यहां कंप्यूटर में बहुत रेवोल्यूशन, मेजर रेवोल्यूशन थर्ड और फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में हुए। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि एक खास तरह की चीज बनी ट्रांजिस्टर से सुपीरियर क्वालिटी की, और उसका नाम था आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि हजारों ट्रांजिस्टर्स को मिला के बनाई जाती थी। इसके लगते ही कंप्यूटर जो है और ताकतवर हो गया। तो आईसी का इस्तेमाल होने लगा, पैरेलल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर स्मॉलर, छोटे हो गए, चीपर, सस्ते हो गए, तेज चलने लगे। कीबोर्ड और माउस बना करके तैयार, कीबोर्ड मॉनिटर बना करके तैयार कर दिया गया। तो कीबोर्ड मॉनिटर बन गया तो काम करने में आसानी होने लगी। जो भी काम आप देखें मॉनिटर में देख लीजिए कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, और कमांड देने के लिए कंप्यूटर को, अब इसका मतलब है कमांड टाइप करने के लिए आपको आसानी हो गई। और कंप्यूटर में अंग्रेजी भाषा का, जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, पूरे कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा में चलने लगे। पहले 0-1 में चलते थे, फिर असेंबली में, अब पूरी तरह से अंग्रेजी में हो गए। और कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए खास तरह की कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, तब कंप्यूटर में आप काम कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर में काम किया जाता है। तो उसके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको हाई लेवल लैंग्वेज का जन्म हुआ, जैसे कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक्स, कंप्यूटर की भाषा बन गई। फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन में यही जो आईसी है, इसी का ही मॉडर्न रूप VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग CPU या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, वो खोजा गया। कई हजारों आईसी को मिला करके, सैकड़ों आईसियां, हजारों आईसियां मिला के तब बनता है एक CPU। और CPU बनते ही कंप्यूटर इतने इंटेलिजेंट हो गए, जो कंप्यूटर जो है का डेटा CPU प्रोसेस करता है। देखिए, CPU जो है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट वेरी लार्ज स्केल आईसी से बना होता है। CPU इस तरह का होता है, और ये आईसी जो है वो कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन कहलाती है। जो भी काम दिया जाएगा वो इस आईसी में सिग्नल के रूप में दिया जाएगा, और ये उनको प्रोसेस करेगी और उसका आउटपुट देगी, लेकिन सिग्नल के रूप में देगी।
डिजिटल फॉर्म में। तो कंप्यूटर में 1972 से लेके 2010 तक सबसे बड़ी क्रांति कंप्यूटर विज्ञान में अगर कहीं हुई है वो इस जमाने में हुई, 1972 से 2010 तक। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये इस दौरान बनी। डॉट नेट, ये सब इस दौरान बनकर के तैयार हुई। सीपीयू, जिसमें हजारों ट्रांजिस्टरों को इस्तेमाल किया गया, कई आईसी का काम अकेले ये कर लेता था। तो आपके कंप्यूटर में जो चिप लगी, जिसको चिप या आईसी कहते हैं, वो और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई। लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब बनने लगे, माउस को इस्तेमाल करने लगे 4th जनरेशन से। नेटवर्क कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का भी काम, यानी नेटवर्किंग करने का भी काम करने लगे। कंप्यूटर बहुत सस्ते हो गए, ज्यादा तेज चलने लगे। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज बन के तैयार हुआ, मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर तक बन गए इस दौरान। तो 4th जनरेशन में कंप्यूटर में बहुत तरक्की हुई। 5th जनरेशन, आज 2010 से लेके आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर, आज का समय, वो कंप्यूटर की 5th जनरेशन चल रही है। आप 5वीं जनरेशन में, आप 5वीं जनरेशन के यूजर हैं कंप्यूटर के, जिस वजह से कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का जो दिमाग, जिसको सीपीयू कहते हैं कंप्यूटर का, उसको और ज्यादा इंटेलिजेंट किया गया, और ज्यादा ताकतवर बनाया गया, और उसमें लगा ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत ही आईसी का सबसे मॉडर्न रूप होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल, जिसको हम सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी, SLSIC या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। ये कंप्यूटर जो है, इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता डलेगी। इतने इंटेलिजेंट होंगे कि आपको कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मुंह से बोलेंगे और मशीन समझ जाएगी आप क्या काम कराना चाहते हैं। ये इंसानों की भाषा समझेंगे, नेचुरल लैंग्वेज को समझेंगे, 3 आयामी चित्रों को समझ लेंगे, जो भी आप 3D गेम्स वगैरह करेंगे इन समझ जाएंगे। आपसे वीडियो गेम खेलेंगे, आप वीडियो गेम खेलिए कभी कंप्यूटर से, या आप नेट से वीडियो गेम खेलिए, तो आप कुछ भी गेम खेलेंगे तो एक चाल जो है वो कंप्यूटर खेलेगा और एक आपको देगा। तो वीडियो गेम खेल सकते हैं ये। और मेडिकल और कॉम्प्लेक्स फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में आपके 5th जनरेशन के जो रोबोटिक कंप्यूटर हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं आजकल। कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर। डॉक्टर खुद नहीं ऑपरेशन करता, आंखों का ऑपरेशन खुद नहीं करता, रोबोटिक मशीन से करवाता है, क्योंकि उसको पता है उससे 100% कोई गलती नहीं होगी। इंप्लीमेंट न्यूरल नेटवर्क, मशीनों के अंदर न्यूरल नेटवर्क बनाया। देखिए हमारे दिमाग में, हमारा जो दिमाग होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो सिग्नल एक दूसरे को देते हैं। आपका दिमाग जो कुछ सोचता है, कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है, आपकी बॉडी और शरीर के उन अंगों तक उन जानकारियों को कैसे पहुंचाता है? न्यूरॉन्स की मदद से। न्यूरॉन और आपका जो नेटवर्क है पूरे शरीर का, पूरे बॉडी का, जो आपके शरीर से लेकर के बॉडी के जो बाकी पार्ट्स जुड़े हैं, तो वो नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क कहलाता है। ऐसा ही न्यूरल नेटवर्क आपके मशीनों के अंदर, रोबोटिक मशीनें जो 5th जनरेशन में है, आज की जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखते हैं अपने अंदर, और आपकी बात को ऐसे ही समझ लेंगे, आपको कोई अलग से कमांड नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स बनाया गया है। न्यूरल नेटवर्क से उसको जो है इंटेलिजेंटली कैपेबल कर दिया गया है। ये हो गया हमारा आज का सेशन, सेशन पहला। आज का ये वाला सेशन यहीं पे समाप्त होता है। सेकेंड सेशन में हम इसके आगे का काम करेंगे। तो हमने कंप्यूटर जनरेशंस पढ़ लिया और कंप्यूटर के बारे में जान लिया, और उसकी 5 जनरेशन में क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको जान लिया। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि हमें कंप्यूटर में किस तरह के पार्ट्स होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।